Yes, good morning, my dear friends and respected sir, and all of the other people are sitting over here. First of all, I would like to thank कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं अपने जो आइडियाज़ जो है मैं आप खुद के आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकूँ, जो भी मेरे ओपिनियंस है किसी भी टॉपिक को लेके उसको आप सबके सामने एक्सप्रेस कर सकूँ. और आई फील वेरी ऑनर्ड कि एक ये वेरी स्मॉल टॉपिक लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे यूजुअली ध्यान नहीं देते और इतना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जिसको आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. मैंने ट्राई किया एक्चुअली कि मैं बहुत अच्छे वे में जो है इस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते इन फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. सो लेट्स स्टार्ट. यस, सो स्टार्ट करने से पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन देना पसंद करूँगा. माय नेम इज श्लोक एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ रोहित सिन्हा सर और कई सारी रिसोर्सेज की बदौलत मैं अपने टॉपिक दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल, ये जो दो टॉपिक्स है, अगर मैं बात करूँ तो लॉगरिथमिक टेबल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक बहुत ही डीप रिलेशन भी है व्हेन इट कम्स टू लाइक सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर कोई थ्योरी समझने की कोशिश करते हो तो ये टॉपिक्स जो है कनेक्टेड है लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं. तो आज हम इनको एक साथ बहुत अच्छे से डीपली और एकदम प्रॉपर वे में जो समझेंगे. So yes, so let's start with the main topic, that is rate constant or equilibrium constant. अगर हम इस वर्ड पे अगर हम गौर करें दैट इज रेट कांस्टेंट. रेट क्या होता है? रेट इज लाइक हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसे सब टर्म्स. रेट मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उस फैक्टर या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी में जो है टाइम इन्वॉल्व होता है, किसी भी इसको मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अभी अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस में, अगर हम सिंपल टर्म में इसको कॉइन करना चाहे तो ये होता है बैलेंस. इक्विलिब्रियम यानी इक्वालिटी, बैलेंस होता है. फिर जैसे कि अगर हम फिजिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करें दैट इज इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस जो है एक दूसरे पे ऐड करते खुद को कैंसिल आउट कर देते. ये हो गई फिजिक्स की बात. लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है. व्हाट इज दिस? ये होता है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स. व्हाट इज, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जनरल इक्वेशन कंसीडर करें जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी, और a प्लस बी फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू c प्लस डी. इसका मतलब क्या होता है? लाइक हमें जनरली ये तो पता है कि a प्लस डी इज इक्वल टू c प्लस डी होता है, लेकिन जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि a प्लस डी जो है c प्लस डी बना रहा है. ये दोनों रिएक्ट, तो a प्लस बी जो है इसमें रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और c प्लस डी जो हो जाएंगे इसमें प्रोडक्ट्स हो जाएंगे. लेकिन a प्लस बी और c प्लस डी जब बनाएगा c प्लस डी तो c प्लस डी भी वापस, तो c प्लस डी को हम वो रिएक्टेंट का काम करेंगे और उसके बाद c प्लस डी वापस a प्लस बी बनाएंगे. यानी कि a प्लस बी जब रिएक्ट करता है तो वो उनका जो है कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, उनका प्रेजेंस कम हो जाता है और c प्लस डी जो उसका प्रोडक्ट है उसका प्रेजेंस बढ़ने लग जाता है. लेकिन अगर हम, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ऐसा है कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि इस अगर रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें अच्छे से तो इसमें होता क्या है कि हम भले ही हमको ये पता चल रहा है कि a प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है c प्लस डी में और c प्लस डी वापस कन्वर्ट हो रहा है a प्लस बी में, तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है लाइक a प्लस बी c प्लस डी, c प्लस डी a प्लस बी, तो ये जो चलता रहता है एक ऐसा पॉइंट आता है कि दोनों का जो कन्वर्जन है कि लाइक हमें पता भी नहीं चलेगा और हमको लगेगा कि कॉन्सेंट्रेशन सेम है लेकिन वो चेंज होते रहेंगे, हमको वो दिखेगा नहीं. तो ये जो a प्लस बी c प्लस डी c प्लस डी a प्लस बी ये उसी कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, वो चेंज होगा लेकिन हमें वो दिखेगा नहीं, उसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं. लेकिन जो आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड जो प्रोसेस चलता रहता है उसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं. अब इसको मेजर कैसे कर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि किस रेट पे वो एक ऐसा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम या फिर रेट होता है टाइम का जहां पे जो है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इन दोनों का कंपोजिशन टाइम यानी कन्वर्जन टाइम सेम हो जाता है. अब एक दूसरा पॉइंट देखिए, ए बी आर द रिएक्टेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. लेकिन अब मैं बात करूं तो ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स यानी कि एक्टिव मास पार्टिसिपेशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं. अभी एक्टिव मास पार्टिसिपेशन क्या होता है? एक्टिव मास पार्टिसिपेशन यानी कि जो रियल अमाउंट ऑफ मास कोई भी एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल जैसे इस रिएक्शन में वो जो रियल अमाउंट ऑफ मास है ए का, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव अस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो हाइड्रोजन का मास होगा उस रिएक्शन में जो पर्टिकुलर मास होगा वो उस हाइड्रोजन का एक्टिव
एक्टिव मास हो जाएगा, यानी कि वो मास पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्शन में. सो द मास विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिव मास ऑफ द एलिमेंट और ऑफ द रिएक्शन. तो इसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और सी और डी जो है प्रोडक्ट्स हो जाएंगे. तो इस स्लाइड का अगर मैं पूरा कंक्लूजन निकालना पसंद करूंगा तो वो यही होगा कि जो रेट कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसा टाइम, ऐसा इंटरवल ऑफ टाइम जहां पे कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये सेम होता जाता है. मतलब ये उसी रेट पे होता है, चेंजेस नहीं आते. पहले जो है रिएक्शन ए प्लस बी टू सी प्लस डी बहुत फास्ट होगा, क्योंकि सी प्लस डी का तो कोई प्रेजेंस था ही नहीं. जैसे जैसे सी प्लस डी का प्रेजेंस बढ़ेगा ए प्लस बी का कम होता जाएगा, और जब सी प्लस डी रिएक्ट करेंगे और जब वो ए प्लस बी बनाएंगे तो ए सी प्लस डी का कम होगा, ए प्लस बी का ज्यादा हो जाएगा. तो इसका यही कंक्लूजन होता है. यस, एक्सप्लेनेशन टू द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट. इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि a प्लस बी विल गिव अस c प्लस डी. ये जो हम स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल a और स्मॉल d मैंने बताया है, ये स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज है या फिर नंबर ऑफ मोल्स हम इसे कह सकते हैं. किसी भी इक्वेशन को अगर हम जनरली केमिस्ट्री में देखते हैं तो वो बैलेंस्ड होता है. लाइक द नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड आर ऑलवेज इक्वल. तो इसी को ये बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो a b c और d ये वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं with respective to any of the reactions that we are taking. Rate of forward constant, अभी इसमें कहता है ROF is directly proportional to active mass participation of A multiplied by active mass participation of B. मैंने यहाँ बताया है. ये rate of forward reaction होता है जो directly proportional होता है इनके masses active mass participation के प्रोडक्ट और to the पावर उनका जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है उनसे. अभी तो और यही सेम प्रिंसिपल अगर लाइक a प्लस बी सी प्लस डी दे रहा है तो a प्लस बी का जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसमें द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास टू द पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे. और c प्लस डी से जब वो बैकवर्ड रिएक्शन लेके a प्लस बी तक आ रहा है तो उसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे. वो भी जो है उन दोनों के एक्टिव मास पार्टिसिपेशन, मतलब जो मास पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उनका मल्टीप्लिकेशन और टू द पावर द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो. जब हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे तो हमें ऐसा इक्वेशन मिलेगा लाइक the amount of active mass participation or the concentration of the product to the active mass participation or the concentration of the reactant हो जाएगा. तो that is kf by kb. kf यानी कि rate of change of formation upon rate of change of forward reaction to rate of change of backward reaction. तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो उसी को एक टर्म कॉइन किया गया था, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि वो रेट जहां पे कन्वर्जन इक्वल हो जाता है दोनों साइड्स का, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट का. अभी हमने गिब्स फ्री एनर्जी नाम का एक टॉपिक भी पढ़ा था. ये जो है इसमें इन्वॉल्व होता है बिकॉज आर ई जो है हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आर टी दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू हो जाता है. ये भी हमने पढ़ रखा है. और ये हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा था दैट इज एक्टिव मास पार्टिसिपेशन का, उसमें भी कई जगहों पे जब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन का वैल्यू, रेट का वैल्यू, तो उसमें लॉग आ जाता है. पर ये लॉग होता क्या है, व्हाट टू डू अबाउट द लॉग. अभी इन भाई साहब की जैसे भी हमारी हालत है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि लॉग क्या होता है. सो लेट्स डू वन थिंग, समझ लेते हैं पहले, क्योंकि यही मेरा अभी सेकंड टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करूंगा, दैट इज लॉग. लॉग होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्लियर कट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं कि लॉग यूज क्यों होता है. लॉग इज लाइक प्रीवियस टाइम्स पे जब कैलकुलेटर्स, जब इतने एडवांस मशीनरी नहीं थी कि हम बहुत ज़्यादा इंसेन अमाउंट्स में कैलकुलेशन कर सकते और रिजल्ट डिराइव करके रिसर्च करके उसमें डेवलपमेंट कर सकते थे, तो लॉग यूज हुआ करते थे. क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना होता था तो एक सर्टन पैटर्न को ऑब्जर्व करके उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में डाल के हम लोग जो है मैथमेटिकली चीज़ों को बहुत ईजी कर रहे थे और कैलकुलेशंस बहुत ईजी करवा रहे थे. तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये एक छोटा सा पीस है जो मैंने दिखाया है, लॉग टेबल का पीस है. तो एक रेंज होता है 0 to 9 से लेके और उसके बाद उनका मीन डिफरेंस होता है. ये सब जो है वैल्यूज निकाले गए हैं मैथमेटिशियंस के द्वारा और कई सारे रिसर्चर्स के द्वारा. उसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इसमें, फॉर एग्जांपल
राइट द गिवन नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नंबर ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 1.234 ले लूँ अगर मैं, तो उसके बाद log टू द बेस 10, अभी इसमें एक स्पेसिफिक केस भी आता है, दैट इज ये नेचुरल लॉग नहीं है, log टू द बेस 10 1.234 हो जाता है, या फिर अगर log टू द बेस 10 हम इजी करने के लिए 1234 ले लेते हैं, तो 1234 को पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, दैट इज log टू द बेस 10 1.234 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट कर दिया है। और हमें log का एक प्रॉपर्टी पता है कि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस n। तो यहाँ पे अगर हम वो प्रॉपर्टी यूज करें तो log टू द बेस 10 1.234 प्लस log टू द बेस 10 10⁻³। तो अगर हम log 10 टू द बेस 10⁻³ करेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। तो बच्चा हमारा, और ये जो 3 होता है इसको log के कैलकुलेशंस में हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। log 10 log टू द बेस 10 इंटू 10⁻³, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 आता है आंसर, इसी को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और पॉइंट लॉग में आंसर के कैरेक्टरिस्टिक जो मेन वैल्यू है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है उसे मैंटिसा कहते हैं। और उसमें यस, नाउ बाय द लॉग रूल्स फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। मैंने अभी वही बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक मिला था हमें 3 मिल गया था, और मैंटिसा जो है अब यहाँ पे मेन कैलकुलेशन आएगा कि log टू द बेस 10 1.234। तो अगर हम मतलब मैंटिसा अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? नाउ नेग्लेक्टिंग द पॉइंट, टेक द फर्स्ट 2 digits देन द नेक्स्ट नंबर, लोकेट दिस नंबर्स ऑन द चार्ट विच लाइज इन द रेंज फ्रॉम 0 to 10। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊँ इसके, तो हमें दिखेगा कि मैंने नंबर लिया था 1.234, तो 1.234 का फर्स्ट ऑफ 2 देन 1 एंड देन 1, मतलब 12 3 और 4। तो 12th नंबर यहाँ पे लाई करता है, तो उसका जो थर्ड होगा दैट इज 0899। 0899 को हम 12 3 और 4, फोर्थ जो आएगा वो मीन डिफरेंस का वैल्यू होता है, मतलब उसका फोर्थ कॉलम हो जाएगा वो। तो 0899 प्लस ऑफ 4 हो जाएगा दैट इज 14। तो उसको जो अब जब ऐड करेंगे हम तो 0.913 आता है, तो 0.913 प्लस ऑफ 3 3.0913, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो अगर वापस हम अगले नेक्स्ट स्लाइड पे जाए, नाउ add the last number after locating the 2 numbers will be the mean difference, then add the mean difference value and located value। जैसे ये इसमें वही बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक तो हमने निकाल लिया और मैंटिसा हमने निकाला 2 1 1 के रूल से, कि पहले 2 डिजिट उनका मेन कॉलम जो 1 2 3 4 से लेके n नंबर ऑफ नंबर्स पे लाई करता है, उसके बाद जो सेकेंड डिजिट में आएगा उसका जो है 0 से 9 की रेंज में हमने जो एक नंबर्स का एक फ्लो देखा था उसके नंबर से ऐड करना है हमें, और प्लस द मीन डिफरेंस वैल्यू जो हमें निकलता है। The number of digits minus 1 will be the number in the log before the decimal। अब ये एक शॉर्ट मेथड है एक्चुअली, लाइक 1 to log to the base 1 2 3 4, हमने इसका वैल्यू तो निकाल लिया, लाइक 3.0913 होता है, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड ये है कि हम मैंटिसा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लाइक जो नंबर्स है 1 2 3 4 माइनस अगर 1, तो इसमें 4 नंबर्स है 1 2 3 और 4 नंबर्स, माइनस ऑफ अगर हम 1 कर दे तो 3 बचता है। सो 3 पॉइंट द मैंटिसा वैल्यू, इसे भी एक शॉर्टकट ट्रिक से हम निकाल सकते हैं उसे। तो एक्चुअली मैंने कैलकुलेशन करके दिखाने वाला था लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया उसको। सो यस, मैंने बहुत ट्राई किया कि जो मेरे मेन टॉपिक्स थे, जो क्रक्स ऑफ द टॉपिक, अगर मैं कंक्लूजन निकालना बताऊँ आपको, कंक्लूजन बताऊँ कि आज का जो सेमिनार था मैंने लिया उसका मेन कंक्लूजन क्या होगा। फर्स्ट वन, हमने डिस्कस किया रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। हमने उसमें बेसिक सबसे लेवल पे ये समझा कि जो एक्टिव मास पार्टिसिपेशन होता है टू द पावर ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम उसको सिंपल टर्म्स में लिखे तो डिवाइड, और एक्टिव मास पार्टिसिपेशन टू द पावर नंबर the stoichiometric ratio divided by the same concept applied to the reactants। ये जो वैल्यू आएगा वो रेट कांस्टेंट होगा, यानी कि इस रेट पे जो है जो रिएक्शन होता है सर्टन एलिमेंट्स का, जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा टाइम इंटरवल के लिए। हमें ये लगेगा कि कंसंट्रेशन कम नहीं हो रहा है लेकिन वो एक्चुअली हो रहा होता है, क्योंकि एक साइड बढ़ रहा होता है और एक साइड कम हो रहा होता है। और दूसरा, अगर लॉग टेबल के बारे में कंक्लूजन निकाले तो एक सिंपल आज जो हमने मेथड समझा, वैसे तो लॉग टेबल
कि किसी भी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए n नंबर ऑफ वेज है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट और वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टेस्ट मेथड्स है जो लोग यूज़ करते हैं लॉग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए. सो यस, रेफरेंसेस जो मैंने लिए थे वो थे इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से. सर का जो मॉड्यूल है लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन वो उसमें वन ऑफ द बेस्ट थ्योरीज थे और उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी वन ऑफ द लाइक बेस्ट न्यूमेरिकल्स PYQs, वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल्स. और उसके बाद आरसी मुखर्जी जो भी मतलब बंदा लाइक साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको केमिस्ट्री के लिए बुक के बारे में पता नहीं, वैसा हो नहीं सकता. उसके बाद इंस्टीट्यूट के जो नोट्स दिए गए थे सर के द्वारा वो भी मैंने पढ़े. तो ये सब सारे रेफरेंसेस जो है मैंने यूज़ किए, ये सब सारे रेफरेंसेस मैंने यूज़ किए आज के छोटे से प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए. सो आई मीन थैंक यू आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू.